दरबार में धमाल अकबर बीरबल बड़ा प्रतिरोध साबित नहीं हुआ। कुछ प्रदेशों में तो अकबर के पहुंचने से पहले ही उसकी सेना पीछे हट जाती थी। अकबर की अनुपस्थिति में हेमू विक्रमादित्य ने दिल्ली और आगरा पर आक्रमण कर विजय प्राप्त की। 6 अक्टूबर 1556 को हेमू ने स्वयं को भारत का महाराजा घोषित कर दिया। इसी के साथ दिल्ली में हिंदू राज्य की पुनः स्थापना हुई। सत्ता की वापसी। दिल्ली की पराजय का समाचार जब अकबर को मिला तो उसने तुरंत ही बैरम खान से परामर्श करके दिल्ली की तरफ कूच करने का इरादा बना लिया। अकबर के सलाहकारों ने उसे काबुल की शरण में जाने की सलाह दी। अकबर और हेमू की सेना के बीच पानीपत में युद्ध हुआ। यह युद्ध पानीपत का द्वितीय युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। संख्या में कम होते हुए भी अकबर ने इस युद्ध में विजय प्राप्त की। इस विजय से अकबर को 1500 हाथी मिले जो मनकोट के हमले में सिकंदर शाह सूरी के विरुद्ध काम आए। सिकंदर शाह सूरी ने आत्मसमर्पण कर दिया और अकबर ने उसे प्राणदान दे दिया। चहोर विस्तार। दिल्ली पर पुनः अधिकार जमाने के बाद अकबर ने अपने राज्य का विस्तार करना शुरू किया और मालवा को 1562 में, गुजरात को 1572 में, बंगाल को 1574 में, काबुल को 1581 में, कश्मीर को 1586 में और खानदेश को 1601 में मुगल साम्राज्य के अधीन कर लिया। अकबर ने इन राज्यों में एक एक राज्यपाल नियुक्त किया। अकबर यह नहीं चाहता था कि मुगल साम्राज्य का केंद्र दिल्ली जैसे दूरस्थ शहर में हो, इसलिए उसने यह निर्णय लिया कि मुगल राजधानी को फतेहपुर सीकरी ले जाया जाए जो साम्राज्य के मध्य में थी। कुछ ही समय के बाद अकबर को राजधानी फतेहपुर सीकरी से हटानी पड़ी। कहा जाता है कि पानी की कमी इसका प्रमुख कारण था। फतेहपुर सीकरी के बाद अकबर ने एक चलित दरबार बनाया जो कि साम्राज्य भर में घूमता रहता था। इस प्रकार साम्राज्य के सभी कोनों पर उचित ध्यान देना संभव हुआ। सन 1585 में उत्तर पश्चिमी राज्य के सुचारू राजपालन के लिए अकबर ने लाहौर को राजधानी बनाया। अपनी मृत्यु के पूर्व अकबर ने सन 1599 में वापस आगरा को राजधानी बनाया और अंत तक यहीं से शासन संभाला। प्रशासन। मुगल ध्वज। सन 1560 में अकबर ने स्वयं सत्ता संभाल ली और अपने संरक्षक बैरम खां को निकाल बाहर किया। अब अकबर के अपने हाथों में सत्ता थी, लेकिन अनेक कठिनाइयां भी थीं। जैसे शमसुद्दीन अतका खान की हत्या पर उभरा जन आक्रोश, 1563 उज़्बेक विद्रोह 1564 से 65 और मिर्जा भाइयों का विद्रोह 1566 से 67, किंतु अकबर ने बड़ी कुशलता से इन समस्याओं को हल कर लिया। 6 अपनी कल्पनाशीलता से उसने अपने सामंतों की संख्या बढ़ाई। सन 1562 में आमेर के शासक से उसने समझौता किया। इस प्रकार राजपूत राजा भी उसकी ओर हो गए। इसी प्रकार उसने ईरान से आने वालों को भी बड़ी सहायता दी। भारतीय मुसलमानों को भी उसने अपने कुशल व्यवहार से अपनी ओर कर लिया। धार्मिक सहिष्णुता का उसने अनोखा परिचय दिया। हिंदू तीर्थ स्थानों पर लगाकर जजिया हटा लिया गया। सन 1563। इससे पूरे राज्यवासियों को अनुभव हो गया कि वह एक परिवर्तित नीति अपनाने में सक्षम है। इसके अतिरिक्त उसने जबरदस्ती युद्धबंदियों का धर्म बदलवाना भी बंद करवा दिया। मुद्रा। तत्कालीन चांदी की मुद्रा। अकबर ने अपने शासनकाल में तांबे, चांदी एवं सोने की मुद्राएं प्रचलित की। इन मुद्राओं के पृष्ठ भाग में सुंदर इस्लामिक छपाई हुआ करती थी। अकबर ने अपने काल की मुद्राओं में कई बदलाव किए। उसने एक खुली टकसाल व्यवस्था की शुरुआत की जिसके अंदर कोई भी व्यक्ति अगर टकसाल शुल्क देने में सक्षम था तो वह किसी दूसरी मुद्रा अथवा सोने से अकबर की मुद्रा को परिवर्तित कर सकता था। अकबर चाहता था कि उसके पूरे साम्राज्य में समान मुद्रा चले। 9 राजधानी स्थानांतरण।
पानीपत का द्वितीय युद्ध होने के बाद हेमू को मारकर दिल्ली पर अकबर ने पुनः अधिकार किया। इसके बाद उसने अपने राज्य का विस्तार करना शुरू किया और मालवा को 1562 में, गुजरात को 1572 में, बंगाल को 1574 में, काबुल को 1581 में, कश्मीर को 1586 में और खानदेश, वर्तमान बुरहानपुर, महाराष्ट्र का भाग को 1601 में मुगल साम्राज्य के अधीन कर लिया। अकबर ने इन राज्यों में प्रशासन संभालने हेतु एक राज्यपाल नियुक्त किया। 10 उसे राज संभालने के लिए दिल्ली कई स्थानों से दूर लगा और ये प्रतीत हुआ कि इससे प्रशासन में समस्या आ सकती है। अतः उसने निर्णय लिया कि मुगल राजधानी को आगरा के निकट फतेहपुर सीकरी ले जाया जाए। 32 जो साम्राज्य के लगभग मध्य में थी। एक पुराने बसे ग्राम सीकरी पर अकबर ने नया शहर बनवाया जिसे अपनी जीत यानी फतह की खुशी में फतेहाबाद या फतेहपुर नाम दिया गया। जल्दी ही इसे पूरे वर्तमान नाम फतेहपुर सीकरी से बुलाया जाने लगा। यहाँ के अधिकांश निर्माण उन 14 वर्षों के ही हैं, 11 जिनमें अकबर ने यहाँ निवास किया। शहर में शाही उद्यान, आरामगाहें, सामंतों व दरबारियों के लिए आवास तथा बच्चों के लिए मदरसे बनवाए गए। ब्लेयर और ब्लूम के अनुसार शहर के अंदर इमारतें 2 प्रमुख प्रकार की हैं। सेवा इमारतें जैसे कारवांसेरी, टकसाल, निर्माणिया, बड़ा बाजार, चहर सूक, जहां दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व अक्ष के लंबवत निर्माण हुए हैं, और दूसरा शाही भाग जिसमें भारत की सबसे बड़ी सामूहिक मस्जिद है, साथ ही आवासीय तथा प्रशासकीय इमारतें हैं। 12 जिसे दौलत खाना कहते हैं। ये पहाड़ी से कुछ कोण पर स्थित हैं तथा किबला के साथ एक कोण बनाती हैं। 33 किंतु ये निर्णय सही सिद्ध नहीं हुआ और कुछ ही समय के बाद अकबर को राजधानी फतेहपुर सीकरी से हटानी पड़ी। इसके पीछे पानी की कमी प्रमुख कारण था। फतेहपुर सीकरी के बाद अकबर ने एक चलित दरबार की रचना की जो पूरे साम्राज्य में घूमता रहता था। 13 और इस प्रकार साम्राज्य के सभी स्थानों पर उचित ध्यान देना संभव हुआ। बाद में उसने सन 1585 में उत्तर पश्चिमी भाग के लिए लाहौर को राजधानी बनाया। मृत्यु के पूर्व अकबर ने सन 1599 में राजधानी वापस आगरा बनाई और अंत तक यहीं से शासन संभाला। 30 14 अमर सिंह द्वार, आगरा का किला। आगरा शहर का नया नाम दिया गया अकबराबाद, जो साम्राज्य की सबसे बड़ा शहर बना। शहर का मुख्य भाग यमुना नदी के पश्चिमी तट पर बसा था। यहाँ बरसात के पानी की निकासी की अच्छी नालियां नालों से परिपूर्ण व्यवस्था बनाई गई। लोधी साम्राज्य द्वारा बनवाई गई गारे मिट्टी से बनी नगर की पुरानी चारदीवारी को तोड़कर 1565 में नई बलुआ पत्थर की दीवार बनवाई गई। 15 अंग्रेज इतिहासकार युगल ब्लेयर एवं ब्लूम के अनुसार इस लाल दीवार के कारण ही इसका नाम लाल किला पड़ा। वे आगे लिखते हैं कि यह किला पिछले किले के नक्शे पर ही कुछ अर्धवृत्ताकार बना था। शहर की ओर से इसे एक दोहरी सुरक्षा दीवार घेरे हैं, जिसके बाहर गहरी खाई बनी है। इस दोहरी दीवार में उत्तर में दिल्ली गेट व दक्षिण में अमर सिंह द्वार बने हैं। 16 ये दोनों द्वार अपने धनुषाकार मेहराब रूपी आलों व बुर्जों तथा लाल व सफेद संगमरमर पर नीली ग्लेज्ड टाइलों द्वारा अलंकरण से ही पहचाने जाते हैं। वर्तमान किला अकबर के पौत्र शाहजहां द्वारा बनवाया हुआ है। इसमें दक्षिणी ओर जहांगीरी महल और अकबर महल हैं। 33 17 नीतियां, विवाह संबंध। महाराणा प्रताप आम्बेर के कछवाहा राजपूत राज भारमल ने अकबर के दरबार में अपने राज्य संभालने के कुछ समय बाद ही प्रवेश पाया था। इन्होंने अपनी राजकुमारी हरखा बाई का विवाह अकबर से करवाना स्वीकार किया। 34-35 विवाहोपरांत मुस्लिम बनी और मरियम-उज़-ज़मानी कहलाई। उसे राजपूत परिवार ने सदा के लिए त्याग दिया और विवाह के बाद वो कभी आमेर वापस नहीं गई। उसे विवाह के बाद आगराया
18 दिल्ली में कोई महत्वपूर्ण स्थान भी नहीं मिला था, बल्कि भरतपुर जिले का एक छोटा सा गांव मिला था। 36 उसकी मृत्यु 1623 में हुई थी। उसके पुत्र जहांगीर द्वारा उसके सम्मान में लाहौर में एक मस्जिद बनवाई गई थी। 37 भारमल को अकबर के दरबार में ऊंचा स्थान मिला था और उसके बाद उसके पुत्र भगवंत दास और पौत्र मानसिंह भी दरबार के ऊंचे सामंत बने रहे। 38 हिंदू राजकुमारियों को मुस्लिम राजाओं से विवाह में संबंध बनाने के प्रकरण अकबर के समय से पूर्व काफी हुए थे। 19 किंतु अधिकांश विवाहों के बाद दोनों परिवारों के आपसी संबंध अच्छे नहीं रहे और न ही राजकुमारियां कभी वापस लौटकर घर आईं। 38 39 हालांकि अकबर ने इस मामले को पिछले प्रकरणों से अलग रूप दिया, जहां उन रानियों के भाइयों या पिताओं को पुत्रियों या बहनों के विवाहोपरांत अकबर के मुस्लिम ससुराल वालों जैसा ही सम्मान मिला करता था, सिवाय उनके संग खाना खाने और प्रार्थना करने के। 20 उन राजपूतों को अकबर के दरबार में अच्छे स्थान मिले थे। सभी ने उन्हें वैसे ही अपनाया था, सिवाय कुछ रूढ़िवादी परिवारों को छोड़कर जिन्होंने इसे अपमान के रूप में देखा था। 39 अन्य राजपूत रजवाड़ों ने भी अकबर के संग वैवाहिक संबंध बनाए थे, किंतु विवाह संबंध बनाने की कोई शर्त नहीं थी। दो प्रमुख राजपूत वंश मेवाड़ के सिसोदिया और रणथंभौर के हाड़ा वंश इन संबंधों से सदा ही हटते रहे। 21 अकबर के एक प्रसिद्ध दरबारी राजा मानसिंह ने अकबर की ओर से एक हाड़ा राजा सुरजन हाड़ा के पास एक संबंध प्रस्ताव भी लेकर गए, जिसे सुरजन सिंह ने इस शर्त पर स्वीकार्य किया कि वे अपनी किसी पुत्री का विवाह अकबर के संग नहीं करेंगे। अंततः कोई वैवाहिक संबंध नहीं हुए, किंतु सुरजन को गढ़कतन का अधिभार सौंपकर सम्मानित किया गया। 38 अन्य कई राजपूत सामंतों को भी अपने राजाओं का पुत्रियों को मुगलों को विवाह के नाम पर देना अच्छा नहीं लगता था। 22 गढ़ सिवान के राठौर कल्याणदास ने मोटा राजा राव उदयसिंह और जहांगीर को मारने की धमकी भी दी थी, क्योंकि उदयसिंह ने अपनी पुत्री जगत गोसाई का विवाह अकबर के पुत्र जहांगीर से करने का निश्चय किया था। अकबर ने ये ज्ञान होने पर शाही फौजों को कल्याणदास पर आक्रमण हेतु भेज दिया। कल्याणदास उस सेना के संग युद्ध में काम आया और उसकी स्त्रियों ने जौहर कर लिया। 40 इन संबंधों का राजनीतिक प्रभाव महत्वपूर्ण था। 23 हालांकि कुछ राजपूत स्त्रियों ने अकबर के हरम में प्रवेश लेने पर इस्लाम स्वीकार किया, फिर भी उन्हें पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता थी। साथ ही उनके सगे संबंधियों को, जो हिंदू ही थे, दरबार में उच्च स्थान भी मिले थे। इनके द्वारा जनसाधारण की ध्वनि अकबर के दरबार तक पहुंचा करती थी। 38 दरबार के हिंदू और मुस्लिम दरबारियों के बीच संपर्क बढ़ने से आपसी विचारों का आदान प्रदान हुआ और दोनों धर्मों में समभाव की प्रगति हुई। 24 इससे अगली पीढ़ी में दोनों रक्तों का संगम था, जिसने दोनों संप्रदायों के बीच सौहार्द को भी बढ़ावा दिया। परिणामस्वरूप राजपूत मुगलों के सर्वाधिक शक्तिशाली सहायक बने। राजपूत सैन्याधिकारियों ने मुगल सेना में रहकर अनेक युद्ध किए तथा जीते। इनमें गुजरात का 1572 का अभियान भी था। 41 अकबर की धार्मिक सहिष्णुता की नीति ने शाही प्रशासन में सभी के लिए नौकरियों और रोजगार के अवसर खोल दिए थे। इसके कारण प्रशासन और भी दृढ़ होता चला गया। 42 25 कामुकता तत्कालीन समाज में वेश्यावृत्ति को सम्राट का संरक्षण प्रदान था। उसकी एक बहुत बड़ी हरम थी जिसमें बहुत सी स्त्रियां थीं। इनमें अधिकांश स्त्रियों को बलपूर्वक अपहरित करवाकर वहां रखा हुआ था। उस समय में सती प्रथा भी जोरों पर थी। तब कहा जाता है कि अकबर के कुछ लोग जिस सुंदर स्त्री को सती होते देखते थे, बलपूर्वक जाकर सती होने से रोक देते व उसे सम्राट की आज्ञा बताते तथा उस स्त्री को हरम में डाल दिया जाता था।
मेरे सभी प्यारे दोस्तों, इस कहानी का आगे का भाग दूसरी वीडियो में पेश किया जाएगा। यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अकबर की कहानी आगे की आपका दूसरा वीडियो में बताया जाएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना। धन्यवाद।